से बड़ी खबर है। आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। 12 बजे होगी कैबिनेट की ये बैठक, 12:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। बजट सत्र से पूर्व हो रही है कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में रखे जाने वाले कानून पर भी होगी चर्चा। रोजगार, सोलर एनर्जी, उद्योग में निवेश से जुड़े मामले पर होगा निर्णय। बैठक में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रस्ताव हो सकते हैं शामिल। तो आज 12:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, जबकि कैबिनेट की बैठक 12 बजे होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र से पूर्व हो रही है कैबिनेट की अहम बैठक। तो कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में रखे जाने वाले कानून पर भी होगी चर्चा। रोजगार, सोलर एनर्जी, उद्योग में निवेश से जुड़े मामले पर होगा निर्णय। बैठक में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रस्ताव हो सकते हैं शामिल। तो आज 12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जयपुर में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। 12:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। तो सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की ये बैठक। 12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक, जबकि 12:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। तो जयपुर में एक बार फिर से आपको ले चलते हैं, जहां पर जयपुर से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान के 2 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। पुनिया और परनामी को निगम चुनाव में मिली है बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जारी किया आदेश। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को तेलंगाना के नगरीय निकाय चुनाव में बनाया गया है सह प्रभारी। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया को ग्रेट बेंगलुरु नगर निगम के चुनाव के लिए सह संयोजक किया गया है नियुक्त। पुनिया और परनामी को जिम्मेदारी देना राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नितिन नबीन की नई टीम में राजस्थान के कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 2 वरिष्ठ नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। नितिन नबीन ने सौंपी है ये बड़ी जिम्मेदारी। पुनिया और परनामी को जिम्मेदारी देना राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नितिन नबीन की नई टीम में राजस्थान के कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी आगे मिल सकती है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के 2 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। नितिन नबीन ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। पुनिया और परनामी को निगम चुनाव में मिली है जिम्मेदारी। अगली खबर डींग के पहाड़ी से है, जहां पर बिजली चोरी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां अलग अलग मापदंड लागू होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि आम जनता द्वारा बिजली चोरी करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है, जबकि खुद अधिकारी बिजली चोरी करें तो मामला लीला बनकर रह जाता है। पहाड़ी नगर पालिका से जुड़े इस प्रकरण में हाई मास्क और स्ट्रीट लाइटों को चोरी की बिजली से चलाने का आरोप अधिशासी अधिकारी राजकुमार पर लगा है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग द्वारा डिमांड नोटिस जारी करने और कनेक्शन काटने के बाद भी दबंगई के दम पर लाइटें जलवाई जा रही हैं। बाद में बिजली विभाग के अधिकारियों ने मात्र 1,51,160 रुपए का जुर्माने का पत्र जारी कर मामले को निपटा दिया है। तो अधिकारी बिजली चोरी करे तो मामला शांत हो जाता है, जबकि अगर कोई आम इंसान करता है तो उस पर बड़ा मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आम जनता द्वारा बिजली चोरी करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है, जबकि अधिकारी के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो लगातार बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जा रही है। तो डींग का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां पर झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र में
प्लॉट खरीदने की चाह में एक महिला द्वारा फर्जी लूट की कहानी रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने घर में लूट का नाटक कर थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस जांच में पूरा मामला खुल गया। पुलिस के अनुसार 19 जनवरी को रुखसार पत्नी वसीम ने मुकुंदगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई कि दोपहर करीब 1 बजे 3 महिलाएं और एक पुरुष उसके घर आए और चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण और 25,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और पड़ोसियों से पूछताछ की गई और तकनीकी अनुसंधान किया, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई। एमओबी टीम को भेजी और संपूर्ण जांच से ये पाया गया कि परिवादिया ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया व झूठी इतला दी है। महिला से जांच की तो मामला झूठा पाया गया। महिला का गहना व सामान रुपये घर पर ही मौजूद मिली। तो कोई मिलते वो नहीं बता रही है, वो कह रही है कि मेरे कोई प्लाट है, मैं ये गहना बेच करके और उसमें मकान बनाना चाह रही थी। तो मेरे पास नगद पैसे नहीं थे, इसलिए हमारे परिचित जो सुनार है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा कभी पाजेब कभी अंगूठी इस हिसाब से देता गई और पैसे लेकर के और मेरे पास। अगली खबर करौली से है, जहां पर सूरोट जाटवाड़ा चौराहे पर एक कार में बैठे एक युवक पर लाठी डंडों से हमले करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने सूरोट थाने में प्राथमिक पेश की है और पीड़ित युवक ने बताया कि वह जटवाड़ा चौराहे पर कार में बैठा हुआ था, तभी आरोपी देशराज अचानक आया और उसने आते ही लाठी डंडों से मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने कार के शीशे बंद करना चाहे तो आरोपी देशराज ने कार के शीशे तोड़ दिए। वहीं आरोपी ने जान से मारने की नियत से मेरी गर्दन को दबा दिया। आवाज सुनकर चाचा बचाने आए तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। मामले में बताया गया है कि आरोपी देशराज के खिलाफ थाने में पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो युवक पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमले का ये मामला सामने आया है, जहां पर जान से मारने की नियत से हत्या का प्रयास किया गया। कार में बैठे युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि इसी में युवक बैठा हुआ था और उस पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। जब उसके चाचा उसे बचाने के लिए आए तो उसके चाचा के ऊपर भी हमला किया गया, लेकिन गनीमत ये रही कि आरोपी बच गया। तो करौली के सूरोट का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। जान से मारने की नियत से तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर, जहां पर घोटाले पर बोर्ड अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं आलोक राज, आइए सुनते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पास इस समय हम मौजूद हैं, क्योंकि कल एसओजी के द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और खुलासा किया गया। तो हम सीधा बोर्ड अध्यक्ष से बातचीत करने के लिए आए हैं, मेजर जनरल आलोक राज सर। सर, जिस तरह से एसओजी ने कल खुलासा किया, किस तरह से इस खुलासे को आप देखते हैं? और क्योंकि 7 साल हो गए 2019 में और अब जो है ये खुलासा हुआ है। इस खुलासे के लिए मैं सबसे पहले नमस्कार। और इस खुलासे के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि देर है अंधेर नहीं है। हालांकि ये इंसिडेंट जिसके अंदर की ओमार शीट भरी गई या बदली गई या जिसके अंदर जिससे फर्जीवाड़ा किया और 38 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया और इसमें कुछ लोग बोर्ड के भी इन्वॉल्व थे, तो ये हादसा ये इंसिडेंट 2019 का हुआ है। भर्ती 2018 के पर 2019 में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया था काफ़ी वक्त तक। लेकिन मुझे खुशी है कि फिर ये पिछले साल को जब दोबारा ये उभरा
और इस पर आपने भी शायद इसमें काफ़ी प्रयास किया, सच विधेयक ने भी काफ़ी प्रयास किया, बाकी कुछ और दूसरों ने प्रयास किया, और सबसे ज़्यादा इसमें प्रयास एसओजी का रहा और बोर्ड का रहा, क्योंकि हम चाहते थे कि ऐसे इंसिडेंट्स सामने आने चाहिए और जो लोग गलत करके बैठे हैं, चाहे देर हो लेकिन वो सामने आने चाहिए, फंसने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। तो इसमें हमारा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, और ऑफ कोर्स माय कॉम्प्लीमेंट्स टू एसओजी कि उन्होंने इसको बहुत ही तरतीब से इस इशू को परसिस्ट करते रहे, और फाइनली उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ लिया। अब जो 38 जो अभ्यर्थी हैं इसमें जिनके नाम बदले गए, जिनकी उम्र बदली गई, जिनके उम्र में नंबर भरे गए, वो भी पकड़े जाएंगे। और इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि जिन 5 लोगों को पकड़ा गया है एसओजी के द्वारा, वो भी नाम बताएंगे कि इसमें और ऐसे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बोर्ड के ही हों, चाहे वो बाहर के हों, जो भी हों। और इससे सबक लेंगे सभी, खासकर हमारे सरकारी कर्मचारी सबक लेंगे कि बेहतर होगा कि आप अपने सही मंशा से काम करें, क्योंकि देर सवेरा पकड़े जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आपके पास जो कुछ है उसमें संतोष करके जिए। सर, क्योंकि इसमें जैसे ही एसओजी ने ये पूरा मामला खोला, उसके बाद बोर्ड की वर्तमान कार्यशैली को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 कर्मचारी बोर्ड में अभी भी जो है तैनात थे, वो लगातार बोर्ड के साथ काम कर रहे थे। नहीं, इसमें अभी सिर्फ संजय माथुर जी थे, जो कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, जो कि हमारे टेक्निकल आईटी के हेड हैं। अभी वही थे। प्रवीण गंगवार जी नहीं थे, तो वो हमारे साथ नहीं थे। और अभी चूंकि माथुर साहब अभी अरेस्ट हो गए, तो वो असेसमेंट हो जाएंगे और उनका रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो नेचुरली पब्लिक को तो लगेगा कि यदि जो आदमी करप्ट है, जिसने पहले गलती की तो हमेशा गलती करता रहेगा, तो उनके बाद उनका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई थी, एक आउटसोर्स एजेंसी ने की थी। वो आउटसोर्स एजेंसी पिछले चेयरमैन साहब के टाइम से बदली हो गई थी। हरिप्रसाद साहब जब चेयरमैन थे, उन्होंने बदली कर दी थी, और जब मैं आया तो मैंने वो एजेंसी बदली कर दी थी। तो अभी टोटली डिफरेंट सेटअप से काम चल रहा है। कई बार आदमी सेम हो सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अलग हों, मॉनिटरिंग अलग हो, सिस्टम अलग हो जाए, एसओपीज बन जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेज हो जाएं, तो आदमी कितना भी शातिर हो, वो अपना काम फिर पूरा नहीं कर सकता। पर यस, किसी का सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ बोलना चाहूँगा कि जो हमने अभी तक कार्रवाई की है, उसके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे रिजल्ट्स हमने जो बनाए बिल्कुल सही हैं। कहीं पर भी ओमार के अंदर गड़बड़ी नहीं की गई है। जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, जो हमारी एसओपीज़ हैं, जो हमने सिस्टम बना रखे हैं, तो आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड पूरा प्रयास कर रहा है कि हर काम बहुत सही तरीके से हो, कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो। चाहे गड़बड़ लोग हों, हमें पता नहीं हो, उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम ऐसा साफ होना चाहिए कि वहाँ पर कोई गड़बड़ी की कोई स्कोप या जगह नहीं बचनी चाहिए। और फिर भी उसके बाद भी हम लगातार अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते रहते हैं, जिससे कि और भी आगे कभी ऐसी परेशानी हो तो ना हो पाए। सर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात, अभी ओएमआर घोटाला खुला, इस बीच चर्चा चल रही है, हमारे पास भी कुछ ऐसी जानकारी आई कि बोर्ड से 2024 से संबंधित कोई डाटा है वो गायब होने की जो सूचना है, और उस समय आप थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या इस तरह की कोई बात है? 2024 में हमने पहली परीक्षा कराई थी सूचना सहायक की, 2024 जनवरी के अंदर, और उसके बाद से लेकर अभी तक हर परीक्षा का पूरा डाटा, फुल डाटा प्रॉपर तरीके से संधारण करके रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। चाहे वो ओमार शीट हो, चाहे वो उनके सॉफ्ट कॉपीज हों, चाहे अटेंडेंस शीट्स हों, या दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी हों, वो सब हमारे पास है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डाटा है, वो सभी विभागों के पास होता है। तो जब से मैं आया हूँ, मेरे आने के बाद तो हर भर्ती का पूरा डाटा बिल्कुल संभाल के प्रॉपर तरीके से रखा जा रहा है। मेरे आने से पहले जरूर ऐसी भर्तियां थीं और कई सारी चीज़ें थीं जिनके अंदर की जो किसी कारणों की वजह से कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर वो डेटा को पूरी तरह से संभाल के नहीं रखा गया था। उसके कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। पर जो आप कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि इस भर्ती का, जहाँ पर कि ये ओमार शीट बदली गई है, उसका डेटा अवेलेबल नहीं था, शायद आप वो कहना चाह रहे हैं। 2024 सर, आपकी कार्यकाल का लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपके कार्यकाल में 2024 की जो भर्ती हुई थी, उसका जो डाटा है वो बोर्ड से गायब है, इस तरह की चर्चा। नहीं, एक भी नहीं, कुछ भी। मैं मीडिया को और सभी कैंडिडेट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैलेंज करूंगा, बताऊंगा। आप कुछ भी डेटा मांगे, फौरन हाजिर हो जाएगा, बिल्कुल सेम डे, सेम 1 घंटे में दे देंगे आपको। हमारे पास सारी सॉफ्ट कॉपी, मेरे आने के बाद तो हमने पूरी सॉफ्ट कॉपी बनाना शुरू कर दिया हर चीज़ का। तो हमारे पास हर भर्ती की सॉफ्ट कॉपी, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ है। तो आप उस बात से बेफिक्र है। मैं तो बात कर रहा हूँ, हमने
उससे पहले की जो भर्तियां हुई थी 2024 से पहले की भर्तियां, उनका डेटा भी हमने पूरा संभाल लिया। बाकायदा हमने पूरे बॉक्सेस तैयार कर दिए। आप यदि चाहोगे तो किसी दिन आपको पूरा मैं दर्शन करा दूंगा हमारा किस तरह से मैंने रिकॉर्ड कीपिंग किया हुआ है। मेरे आने से पहले बहुत सारा डेटा, बहुत सारे बॉक्सेस को काफ़ी कुछ तो रखा हुआ था, लेकिन काफ़ी कुछ नहीं भी रखा हुआ था इधर से। लेकिन फिर हमने बहुत प्रयास करके, और हमारे पास टीम ने बहुत एफर्ट किया पिछले 2 साल के अंदर, और अभी सब डेटा हमने पूरा संभाल लिया जो हमारे पास था। लेकिन मेरे आने से पहले कुछ भर्तियों का डेटा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो उसका मिलना नहीं मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सर, एक महत्वपूर्ण बात, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का नतीजा आया, ऐसे में गंभीर सवाल बोर्ड के ऊपर खड़े हुए और कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों की OMR चेंज करवा दी गई और आलोक राज जी 100 करोड़ रुपए कमा लिए। अब देखिए, ऐसा है कि मुझे 2.5 साल तो यहाँ पर हो गया, और जब भी कोई भर्ती होती है कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, और कुछ दलाल होते हैं, कुछ हर तरह के लोग होते हैं, तो हर तरह से अपने अपने हिसाब से जो उनको सहूलियत होती है वैसे इल्ज़ाम लगाते हैं। और फिर चतुर्थ श्रेणी से तो अच्छी और दूसरी भर्तियाँ थी, वहाँ पे खाया ज़्यादा होना चाहिए, जैसे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है, जूनियर इंजीनियर भर्ती है, वीडियो भर्ती है, पटवारी भर्ती है। एक चतुर्थ श्रेणी भर्ती मिली जहाँ पर पैसा खाना चाहिए और 10,000 OMR शीट बदली होनी चाहिए। तो अब इल्ज़ामों का कोई अंत नहीं है, और जितने मुँह उतनी बात। जहाँ तक सवाल है OMR शीट बदलने का, भरने का 10,000 का, हम 1 साल पहले तक जो रिजल्ट देते थे बच्चों का, वो देते थे सिर्फ रोल नंबर, कि ये 2 गुना के रोल नंबर। मान लो यदि 1000 सीटें तो हम 2,000 सवा 2,000 रोल नंबर छापते थे कि भाई ये बच्चे 2 गुना के कट ऑफ में हैं। ना उनकी मेरिट लिस्ट होती थी, ना उनका नाम होता था। अब हमने चतुर्थ श्रेणी के अंदर 35,500 पन्ने का रिजल्ट नॉन TSP एरिया का, और 3,500 पन्ने का रिजल्ट TSP एरिया का, फुल रिजल्ट, यानी पूरे 21 लाख बच्चे जो परीक्षा में बैठे थे उनका रिजल्ट हमने छाप दिया। उसकी कॉपी हमने सबको भिजवा दी। 90% बच्चों ने उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। उस रिजल्ट के अंदर बच्चे का रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, उसके प्राप्तांक, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका मेरिट में स्थान, मार्क्स चौथे डेसिमल तक हमने छाप दिया और दे दिया। तो अभी 21 लाख बच्चे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, और आपके पास रिजल्ट है पूरे 21 लाख बच्चों का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कम से कम 21 बच्चों का नाम तो बताएं जो आपके हिसाब से 10,000 में से हैं जिनकी OMR शीट बदली गई। ये 10,000 बच्चों की OMR शीट बदली गई, 10,000 बच्चों की OMR शीट में गड़बड़ी की गई, तो मुझे उम्मीद है कि 10 नाम तो बता सकेंगे 21 लाख बच्चे मिलजुल कर आपस के अंदर कि साहब ये बच्चे हैं जो कि फर्जी हो सकते हैं। हम तो चौथे डेसिमल तक उनके मार्क्स दे रहे हैं, 1-2 डेसिमल तक नहीं, चौथे डेसिमल तक मार्क्स दे रहे हैं, हर बच्चे के दे रहे हैं। ये आप में से कोई बच्चे बताएं कि साहब ये बच्चा जो है ना, आप फर्स्ट आया, ये तो वीडियो भर्ती में लास्ट था, या तो पटवारी भर्ती में लास्ट था। अब क्योंकि हमने पटवारी के, वीडियो के, सब भर्तियों के हम रिजल्ट पूरे फुल डिटेल छापे हमने, हर बच्चे के, सिर्फ पास हुए एक बच्चे के नहीं, 2 गुना बच्चे के नहीं, हर बच्चे ने जिसने एग्जाम दिया है। सिर्फ हम 3-4 कैटेगरी के रिजल्ट नहीं छापते। कौन से? और आमतौर पर कई बार बच्चे जानना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, जो बच्चे एब्सेंट थे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, या वो बच्चा जिसने जो डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई क्यों हो गया? उसके मार्क्स नेगेटिव में थे। जो बच्चे के मार्क्स 0 से ऊपर होते हैं वो उसको देते हैं, या जिस भर्ती में 40% का क्राइटेरिया होता है वो क्वालिफाइड मानते हैं, उसको देते हैं। या फिर किसी बच्चे ने जो ई ऑप्शन है, अनुत्तरित आंसर, उसने 10% से ज़्यादा छोड़ दी है, तो वो बच्चा डिस्क्वालीफाइड होता है। और एक और कैटेगरी है, वो है डी बार कैटेगरी, या किसी वजह से, डिसिप्लिन की वजह से उस बच्चे का हमने नाम रोक दिया, उसका रिजल्ट विदहोल्ड कर दिया। तो सिर्फ ये 4-5 कैटेगरी जिनके हम रिजल्ट रोकते हैं, बाकी सबके रिजल्ट हम छापते हैं। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सभी कैंडिडेट्स को, 21 लाख कैंडिडेट्स को, कि कम से कम वो 4-5-6 नाम तो बताएं उन 10,000 कैंडिडेट्स में जिनकी OMR शीट बदली की गई है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं, हमारा प्रयास है, बहुत ही जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे बच्चे जिनके हमने 2 गुना के नंबर, जो 2 गुना में आ रहे हैं, लगभग 1.25 लाख, 1 लाख 1.25 लाख के ऊपर से जो बच्चे हैं, उस सबका हम प्रयास करें कि सबकी OMR शीट हम छाप दें। और सिर्फ वही बच्चे देख नहीं पाए, बल्कि कोई भी बच्चा उन OMR शीट को देख सकता है, और देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो फिर मैं दोबारा उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से कि वो सब जो बच्चे बोल रहे हैं कि 10,000 OMR शीट बदली कर गई हैं, वो 1 लाख 1.25 लाख OMR शीट को डाउनलोड कर लें, और फिर उनको स्टडी कर लें, उनके मार्क्स मिला लें, चेक कर लें, और फिर बताते हैं 2-4 नाम के साथ ये बच्चों ने OMR शीट बदली की गई है। सर, मेरा एक सवाल है और आखिरी सवाल है OMR घोटाले में, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा, आपने सहयोग भी किया जांच एजेंसी को। क्या लगता है कितना बड़ा ये घोटाला होने वाला है, और क्या बड़े मगरमच्छ भी इसमें पकड़े जाएंगे? क्योंकि बड़े मगरमच्छ को लेकर विपक्ष भी बात करता है। देखो, ये मछली और मगरमच्छ ये हमारी शब्दावली में नहीं आता,
मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं कि मगरमच्छ होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते होंगे तो कौन होते होंगे मुझे नहीं मालूम। पर ये जरूर है कि जब ये 5 लोग पकड़े गए तो वो 5 लोग कुछ और नाम लेंगे। अब उसमें हमारे बोर्ड के भी कुछ लोग हो सकते हैं, यदि कोई कर्मचारी दूसरे मुझे मालूम नहीं हो सकते हैं तो, या दूसरे लोग हो सकते हैं जो कि बोर्ड में नहीं हो, दलाल लोग हो सकते हैं। तो और जो 36-38 जो बच्चे हैं जिनकी उम्र शीट बदली गई है तो वो तो होंगे ही होंगे, या उनके परिवारजन हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, उसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं, मुझे मालूम भी नहीं है। पर यस, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, इसमें क्योंकि कल हम एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि कमेटी हमने बनाई और कमेटी में मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिए, संजय माथुर को उस कमेटी में शामिल कर दिया। नहीं, जब मान लो अब कोई यहाँ पर कोई गड़बड़ होती है और उसमें हमको शक नहीं होता है किस आदमी पर शक करना चाहिए, तो नेचुरली वो तो टेक्निकल आदमी, तो उसका तो नाम आना चाहिए कमेटी में। उन पर शक नहीं हुआ होगा तो उनको कमेटी में डाल दिया, या उन्होंने ही कमेटी का प्रारूप बनाया होगा तो उनका नाम रख लिया खुद ने ताकि वो उसमें रहें। तो ये तो एक हो सकता है। पर यस, यदि मुझे शक है कि ये 4 आदमी में मुझे शक है तो उनको 4 आदमी का नाम उसमें कमेटी में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। एसओजी ने 5 लोगों की गिरफ्तारी करी। कर्मचारी थे 2, जिनमें एक वर्तमान कर्मचारी था जिसकी गिरफ्तारी एसओजी के द्वारा की गई। अब उनसे पूछताछ होगी और बड़े खुलासे होने की जो है संभावना बताई जा रही है। सहयोगी विजयगिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडब ने कांग्रेस शासन के दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई भर्तियों में कथित षड्यंत्र और धांधलियों का एसओजी द्वारा पर्दाफाश किए जाने पर राजस्थान पुलिस और एसओजी को बधाई दी है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि एसओजी ने सुपरवाइजर भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती ओएमआर शीट में बदलाव कर अभ्यर्थियों के वास्तविक अंकों में फेरबदल करने वाले कई कार्मिकों को गिरफ्तार किया है। बेडम ने आरोप लगाया कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और अन्य गड़बड़ियों का संगठित षड्यंत्र चल रहा था, जिसमें चयन के बदले लाखों करोड़ों रुपए की उगाही की जा रही थी और इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की संलिप्तता होने की भी आशंका है। श्रीमाधोपुर क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। बीते दिनों से सर्दी में कुछ कमी आने के बाद अब तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में घने कोहरे से आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है, जिससे सड़कों पर दृश्यता काफी ज्यादा कम रही। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को फिर से तेज सर्दी का एहसास हुआ है। वहीं सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम में आए इस बदलाव के साथ आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी समय में हल्की बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में और भी ज्यादा गिरावट होने की आशंका है।